रिकॉर्डिंग स्टार्ट। Assalamu alaikum class. My name is Parheen Nazim and my roll number is 75 and my topic is generalized modus ponens। अच्छा जी, ये एक ऐसा रूल होता है, इन्फ्लुएंस रूल होता है जिससे हम हिडन फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी हमारे पास गिवन फैक्ट है और हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसे कंपेयर में हम रिस्पॉन्स देते हैं। जो हिडन फैक्ट्स होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, तो यही हमारा मोडस पोनस होता है। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे एक हमारे पास फैक्ट है, गिवन फैक्ट, बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट। इफ स्पैरो इज अ बर्ड देन स्पैरो फ्लाइज। अब देखो, स्पैरो इज अ बर्ड, ये हो गया पी इम्प्लाइज क्यू, और स्पैरो फ्लाइज उड़ रही है। कि अगर स्पैरो बर्ड है तो वो फ्लाई करेगी, अगर पी है तो क्यू भी लाजमी होगा। तो ये मुझे पता चल गया कि जब पी होगा तो क्यू भी होगा, पी इम्प्लाइज क्यू, ये मुझे चीज पता चल गई। ठीक है। और अब मेरे पास गिवन एक फैक्ट आता है कि स्पैरो एक बर्ड है, ये तो पता चल गया, स्पैरो इज अ बर्ड। तो इससे कंक्लूजन निकाला गया है कि स्पैरो फ्लाइज। तो यही हमारा मोडस पोनस है, स्पैरो इज अ बर्ड। ये हो गया हमारा गिवन फैक्ट। और जो हम स्पैरो इज अ बर्ड और स्पैरो फ्लाइज करेंगे, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। नोटेशन फॉर्म में हम इसे पी से डोनेट करेंगे और क्यू से। इफ और देन लगा है तो इसमें हम एरो का साइन लगाएंगे। तो देन P इम्प्लाइज Q फैक्ट होगा, जो गिवन फैक्ट होगा तो वो P होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। Assalamu alaikum. My name is Javeria Ali and my topic is knowledge representation and reasoning. Basically, humans are best at understanding, reasoning, and interpreting knowledge. Basically, as we know, as per our knowledge, we perform various action in real world. But we in AI we see how all these things come under knowledge and representation and reasoning. Basically, हम इसमें एआई में देखेंगे कि हम अपनी मशीन को किस तरह इंटेलिजेंट बना सकते हैं बाय हम अपनी मशीन को किस तरह इंटेलिजेंट बना सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इट नॉलेज और हम अपनी मशीन को इस तरह इंटेलिजेंट बना सकते हैं प्रोवाइडिंग नॉलेज। और हम इंफॉर्मेशन नॉलेज किस तरह गैदर करते हैं। नॉलेज होती क्या है? नॉलेज इज अ फैक्ट्स एंड स्किल्स व्हिच वी accumulate थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सो दैट प्रोसेस द नॉलेज एंड मेक प्रॉपर डिसीजन। और हम इंटेलिजेंस होती क्या है कि हम हमारी एबिलिटी के हम किस तरह यूज करते हैं नॉलेज को। ये सारी चीजें हम मशीन के अंदर डालेंगे ताकि वो हमें हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को नॉलेज को इंटरप्रिटेट करके उसे हमें वैलिड इंफॉर्मेशन दे। और इसमें 3 मेन फैक्टर्स हमने अपनी एआई मशीन में रखने होते हैं, नॉलेज, रीजनिंग और इंटेलिजेंस। रीजनिंग होती क्या है? रीजनिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर नॉलेज। और हम ये मशीन में डालेंगे ताकि वो हमें अब हमारे डिसीजन बेटर डिसीजन प्रॉपर डिसीजन दे सके। अगर हम उसे गलत नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारी इनकोरेक्ट इंटरप्रिटेशन करके हमें गलत इंफॉर्मेशन देगी। तो इस वजह से हम अपनी एआई मशीन को इस तरह बनाना चाहिए कि उसके अंदर इवेंट्स बेसिकली होते हैं, इवेंट्स हमने उसके अंदर डालने ताकि वो हमारी सारे नॉलेज हमारी सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करके हमें करेक्ट मैनर में हमें इंफॉर्मेशन दे। तो बेसिकली इसमें आती हैं इवेंट्स आर द एक्शन अकर्स इन रियल वर्ल्ड। और ऑब्जेक्ट्स ऑल द फैक्ट्स अबाउट अबाउट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। और हमारे ऑब्जेक्ट्स मतलब होते हैं जो हमारे वर्ल्ड डोमेन में ही होते हैं। ठीक है। और फिर परफॉर्मेंस में अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्राइब करनी चाहिए हम अपने मशीन को इस तरह बिहेवियर डिस्क्राइब करने विच इन्वॉल्व्स हाउ टू डू थिंग्स। और मेटा नॉलेज होती है जो नॉलेज हमारे पास होती है हमने वो अपनी मशीन में डालनी है ताकि वो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आयशा टू एक्सप्लेन हर टॉपिक।
Assalamu alaikum class. My name is Aisha Adil. My roll number is 68 and I am here to explain you the types of knowledge representation. There are total 5 types of knowledge representation. सबसे पहले हमारे पास आती है procedural knowledge. Procedural knowledge हमें describe करती है हमारी problem के बारे में कि हमारी problem क्या है, कि हमने किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. डिस्क्राइब्स हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में हमें बताती है कि हमने किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इसको हम इंपेरेटिव नॉलेज भी कहते हैं और ये हमें डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. इसके अंदर डिफरेंट रूल्स, स्ट्रेटजीज और प्रोसीजर्स आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लेरेटिव नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, डिक्लेरेटिव हमें क्या करती है, ये हमें बताती है व्हाट इज नोन अबाउट द प्रॉब्लम्स. ठीक है, कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है. ठीक है, ये हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. और इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम के बारे में इसमें. और इसको हम डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी कहते हैं क्योंकि ये हमें हमारी प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है. नेक्स्ट है हमारे पास मेटा नॉलेज. मेटा नॉलेज क्या करती है, डिस्क्राइब नॉलेज अबाउट अनदर नॉलेज. ठीक है, ये हमें एक नॉलेज और दूसरी और नॉलेजेस के बारे में बताती है. हमें ये बताती है कि हमने कौन सी बेस्ट सूटेड नॉलेज है जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होगी. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ह्यूरिस्टिक नॉलेज. ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या करती है, ये हमें बताती है हमारे जो एक्सपर्ट्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और अप्रोचेस होती हैं उसके बारे में हमें बताती है और फिर हम उससे डिसाइड करते हैं कि हमने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है. यानी किसी एक्सपर्ट ने प्रीवियस उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे इस प्रॉब्लम को लेके और उसने किस तरह से अप्रोच किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और लास्ट पे हमारे पास है स्ट्रक्चरल नॉलेज. स्ट्रक्चर नॉलेज जो है वो बेसिक नॉलेज होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ये डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप्स को बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. और ये एक्सपर्ट्स के ओवरऑल जो मॉडल होते हैं एज अ स्ट्रक्चर उन मॉडल को बताती है. हम देखते हैं मॉडल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है. थैंक यू. नाउ आई विल कॉल माय नेक्स्ट मेंबर टू एक्सप्लेन द टॉपिक. Assalamualaikum class, my name is Aksa and my roll number is 65. My topic is knowledge representation. यार माय टॉपिक इज AI नॉलेज साइकिल. AI नॉलेज साइकिल में हमारे पास आ जाता है सब परसेप्शन, लर्निंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग. इसमें हमारे पास ये हमारे पास परसेप्शन जो होती है, इस परसेप्शन से आगे हमारे पास लर्निंग और नॉलेज होता है. इसमें परसेप्शन हमारे पास लर्निंग और नॉलेज के लिए यूज किया जाता है और नॉलेज हमारे पास रीजनिंग के लिए यूज किया जाता है और रीजनिंग हमारे पास प्लानिंग और एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है. इसमें आगे टेक्निक्स आ जाती हैं. टेक्निक्स है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, सिमेंटिक नेटवर्क्स, प्रोडक्शन रूल्स, फ्रेम्स, रिप्रेजेंटेशन. लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कंक्लूजन ड्राइंग होती है. ये हमारे पास एक कंक्लूजन ड्राइंग बनाने के लिए यूज किया जाता है. लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कंक्लूजन ड्राइंग बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसमें आगे हमारे पास दो तरह की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं. एक हमारे पास आती है साइंटिक्स और एक सिमेंटिक. साइंटिक्स क्या होता है कि हमें बताता है कि हमने कौन सी लैंग्वेज करनी है उसके प्रॉपर, और एक साइंटिक्स एक फॉर्मेट है उस लैंग्वेज को लिखने का. और सिमेंटिक हमें उसकी उसके कौन से टूल्स और कौन सी कौन कौन से हमने सिंबल्स को वहां पे यूज करना है वो सिमेंटिक उसको बताता है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है सिमेंटिक नेटवर्क्स. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क्स. सिमेंटिक नेटवर्क हमारे पास यूज किया जाता है यूज टू रिप्रेजेंट आवर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल नेटवर्क्स. दिस नेटवर्क this network is the frame of graphical networks. This network consists of node representing object and arcs. ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंट एक कंक्लूजन को हमने ग्राफ में ड्रॉ करना होता है इसमें, और इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स और आर्क के जरिए अपने पूरी कंक्लूजन को, पूरे पैराग्राफ को एक ड्राइंग की शेप में बनाना होता है. और
नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास यूज किया जाता है प्रोडक्शन रूल को हम यूज करते हैं। प्रोडक्शन रूल्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंडीशन एंड एक्शन। जिस तरह अब हम सिमेंटिक को यूज कर रहे थे आर्क और ऑब्जेक्ट के साथ, इसको हम कंडीशन और एक्शन के साथ यूज करते हैं। पेयर्स विच मींस इफ कंडीशन देन कंडीशन। इसमें हमारे पास ये तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट होती है। द सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, वर्किंग मेमोरी, रिकॉग्नाइज एक्ट सिस्टम। और इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल में कह लें कि इफ देन एक्शन, अगर हम इफ की जगह रखते हैं एट बस स्टॉप एंड द बस अराइव्स, और देन पे हम करते हैं देन एक्शन पे गेट इनटू द बस। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन को हम फैसेट्स भी कहते हैं। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्लॉट इज नोन ऑफ फैसेट्स। फैसेट्स आर द फीचर ऑफ फ्रेम। ये फ्रेम का एक फीचर है दैट इनेबल्स अस टू पुट कंस्ट्रेंट्स ऑन द फ्रेम्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्लॉट्स बनाते हैं और फिल्टर्स बनाते हैं। स्लॉट्स में क्या होता है, हमारे पास जितने भी हमारे टाइटल्स होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ नेम, जेंडर और फोन नंबर, ये सब कुछ, और उसके आगे फिल्टर्स में हमने पुट करना है कि नेम क्या है, जेंडर क्या है, फोन नंबर क्या है, इस तरह करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज अरीना मंजूर एंड माय रोल नंबर इज 59। मेरा टॉपिक है कंसेप्चुअल ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंसेप्चुअल ग्राफ्स नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की एक ऐसी फॉर्म है जिनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी एप्लीकेशंस होती हैं। कंसेप्चुअल ग्राफ्स हमें लॉजिक का एक ऐसा ग्राफिकल सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं और सिमेंटिक नेटवर्क का जो इजीली लॉजिक में ट्रांसलेट हो सकता है। कंसेप्चुअल ग्राफ्स जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिमेंटिक नेटवर्क और एक्जिस्टेंशनल ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड करता है उनका सारा सिस्टम। ये किसी भी मीनिंग को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जो इजीली ह्यूमन रीडेबल होते हैं, कंप्यूटेशनली ट्रैक्टेबल होते हैं। और कंसेप्चुअल ग्राफ्स एआई की एक ऐसी एसेंशियल टूल है जिनके थ्रू हम नॉलेज का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। इसके बाद हम कंसेप्चुअल ग्राफ्स की एप्लीकेशंस देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, और थर्ड पे है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस में कंसेप्चुअल ग्राफ्स किसी भी सेंटेंस को इस तरह इजीली ग्राफिकल वो रिप्रेजेंट करते हैं जो हम भी इजीली समझ सकते हैं और मशीन्स भी जिसको इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कंसेप्चुअल ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉलेज इन अ स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल मैनर। इसमें कंसेप्चुअल ग्राफ्स नॉलेज को एक स्ट्रक्चर और लॉजिकल मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एआई सिस्टम्स को अलाउ करते हैं कि वो वर्ल्ड में ह्यूमंस की तरह रीजन कर सकें, उस पर डिसीजंस बना सकें, जो नॉलेज उनके पास प्रोवाइडेड होता है उनको उसकी बेस पे। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम कंसेप्चुअल ग्राफ्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्यूरीज एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम कंसेप्चुअल ग्राफ्स को क्यूरीज और डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं और उनके रिजल्ट की एक्यूरेसी को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू। Assalamualaikum class, myself Mariam Imdad and I am here to explain my topic reasoning and its type। जो भी हम नॉलेज की बेस पर, फैक्ट्स की बेस पर, इंफॉर्मेशन की बेस पर रैशनली और लॉजिकली सोच के कोई भी हम डिसीजन बनाते हैं हम उसे रीजनिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये भी है स्मार्टफोन। जब हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं हम उसमें पहले अपना बजट देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें किस टाइप का फोन चाहिए, फिर हम लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जैसे कि किस फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा है, किस फोन की बैटरी टाइमिंग ज्यादा अच्छी है, स्टोरेज ज्यादा अच्छी है, और हमें रीजनिंग की नीड क्यों होती है एआई में। हाउ टू मेक कंप्यूटर एंड एआई थिंक्स लाइक ह्यूमन, बिहेव लाइक ह्यूमन, टू मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। आगे इसकी टाइप है कॉमन सेंस रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एडक्टिव रीजनिंग, मोनोटोनिक रीजनिंग और नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। कॉमन सेंस रीजनिंग, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पर्सन कैन बी एट वन प्लेस एट अ टाइम, मतलब एक पर्सन एक जगह एक टाइम में एक जगह पर ही हो सकता है। ये तो हमारी कॉमन सेंस भी काम कर गया। इसी कॉमन सेंस को हम अपने कंप्यूटर्स में और एआई में डालने के लिए ही रीजनिंग यूज करते हैं। आगे दूसरी टाइप है डिडक्टिव रीजनिंग। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन करते हैं और इसमें हम जनरल आइडियाज को स्पेसिफिक आइडियाज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कोई प्रोबेबिलिटीज के चांसेस नहीं होते
और इसमें सर्टेन रिजल्ट्स आते हैं। और हम ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमारे पास न्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पर जो नया कंक्लूजन हम बनाते हैं उसे भी हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। जैसे कि मतलब एक ग्राउंड में बारिश हो रही है तो वो ग्राउंड गीला है, तो अब दूसरा हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है कि ग्राउंड गीला है, तो हम खुद से सोचेंगे कि बारिश हुई है इसीलिए ग्राउंड गीला है। और उसके बाद तीसरी है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव भी जो है ना एडक्टिव की ऑपोजिट टाइप होती है, मतलब कि इसमें हम वो जो होता है एडक्टिव, हम इसमें टॉप से बॉटम में जाते हैं और इसमें हम बॉटम से टॉप पे जाते हैं। इसमें सर्टेन रिजल्ट्स आते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी के भी चांसेस होते हैं और इसमें हम सब आइडियाज से जर्नल आइडियाज में जाते हैं। और चौथी टाइप है एडक्टिव, जो हम नई इंफॉर्मेशन बनाते हैं, नई न्यू इंफॉर्मेशन बनाते हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो गलत भी हो सकती है। वो इस तरह के एडक्टिव जो होती है ना इंडक्टिव, वो सेम डिडक्टिव की तरह होती है। ये रीजनिंग मजीद ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है, रीजनिंग में मजीद ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है और ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें प्रोबेबिलिटीज के चांसेस होते हैं और इसमें भी रिजल्ट अनसर्टेन आते हैं। और पांचवी है मोनोटोनिक। इसमें कोई भी हम जो न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं उसके लिए, न्यू इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन कंक्लूजन कभी भी नहीं बदलता। इसमें हम एग्जांपल एक थ्योरम ले सकते हैं जिसे हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम जो प्रूव हो चुका होता है वो नहीं बदलता। और छठवीं है अनमोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक। ये भी ऑपोजिट है मोनोटोनिक के, मतलब इसमें जो अगर हमने एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास पहले से मौजूद, इसमें हम न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उससे कंक्लूजन बदल जाता है। मतलब कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, उसका खाना हमें बहुत पसंद आया, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। उसके बाद हम कभी दूसरे रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां हमने खाना खाया, उसका खाना ज्यादा अच्छा है, तो हमने कहा नहीं ये खाना उससे भी ज्यादा अच्छा है, तो ये मतलब हुआ कि इसका कंक्लूजन हमारा बदल गया न्यू इंफॉर्मेशन के ऐड होने से। नेक्स्ट। Assalamualaikum class, my name is Taiba and my topic is knowledge-based agents. Knowledge-based agent. The idea is that an agent can represent knowledge of its word, its goal and the current situation by a sentence in logic and decide what to do by inferring that a certain action or course of action is appropriate to achieve its goal. सबसे पहले हमने ये देखना है कि एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट्स का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो अपने इन्वायरमेंट को परसेप्ट करती है अपने सेंसर की मदद से। कोई भी हमारे पास इन्वायरमेंट होगा तो वो सेंसर की मदद से उसको परसेप्ट करेगी, अपने इन्वायरमेंट की इनपुट लेती है जो कि सेंसर की मदद से, और अपने एक्चुअल की मदद से वो परफॉर्म करती है एक्शंस को। उसके बाद है नॉलेज बेस्ड इंटेलिजेंस। एजेंट्स नीड नॉलेज अबाउट द वर्ड टू चूज गुड एक्शन डिसीजन। नॉलेज बेस्ड एजेंट एक ऐसा एजेंट है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसके अपडेट कर सकता है और उसकी नॉलेज को कंसीडर करने में उसकी मदद, एक्शन को परफॉर्म करने में उसकी मदद करता है। उसके बाद इसके आगे टाइप्स हैं दो, प्रोपोजिशन लॉजिकल, एटॉमिक पोजीशन एंड कंपाउंड पोजीशन। Proposition logical PL is the simplest logical second syntax of PL defines the allowable sentence or proposition. Third point, definition proposition. A proposition is a declarative statement that either true or false. Fourth point, atomic proposition. Single proposition symbol. Each symbol is a proposition notation, uppercase letter and may contain subscript. Compound proposition. Construct from atomic proposition using पैरेंथेस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। प्रोपोजिशन लॉजिकल क्या होती है? प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग हम उसकी लोकेशन को, उसकी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पर दो, अगर एक ट्रू है तो वो ट्रू होगा, फॉल्स है नेक्स्ट स्टेटमेंट में तो वो फॉल्स होगी। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ट्रू फॉल्स एक ही स्टेटमेंट में दोनों नहीं आएगी, या तो एक ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक प्रोपोजिशन। एटॉमिक प्रोपोजिशन में क्या होता है, ये उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। 2 + 2 = 4 इज ट्रू प्रोपोजिशन। जैसे कि यहाँ पे भी बताया हुआ है कि एक स्टेटमेंट में हम या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगे एक साथ। ट्रू एटॉमिक में ये होगा, एटॉमिक एक सिंगल प्रोपोजिशन है जो कि एक सिंगल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद एक कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या है, ये है कम्प्लेक्स में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस होंगे। इसमें ये एक या एक नहीं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एटॉमिक प्रोपोजिशन है उसमें एक नहीं होगी। इसमें वहाँ पे सिंगल था, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस होंगे तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा। जैसे कि हमारे पास नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है
तो आगे इसकी ये सिंबल्स हैं जहाँ जहाँ पे कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, निगेशन, ये सारे इसके आगे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से सिंबल कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट। Assalamu alaikum class. My name is Zikra Jangir and my topic is first order logic. First order ये हमारे पास नॉलेज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसकी एक्सटेंशन होती है प्रोपोजिशनल लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं कि जो एफ ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, इनको हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एफ में हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, रिलेशन, फंक्शन। जो रिलेशन है हमारे पास यूनरी रिलेशन होता है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास पीपल, नंबर्स, कलर्स, वार्स, टूरिस्ट, ये सब जो भी चीजें हैं ये ऑब्जेक्ट में आती हैं। और फंक्शन में हमारे पास फादर, बेस्ट फ्रेंड, गार्डनिंग और एक्सेट्रा, ये सब। Actual gender content conducted not using structure. Actual gender different types के सीधे first method use करते हैं, जैसे कि हमारे पास constant कितना constant की वैल्यू नंबर में वैल्यू है, कितना नेक्स्ट मतलब वेरिएबल में जैसे कोई भी टाइप आ जाता है। इस प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट बेसिकली कहते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के फंक्शन कहते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म। और सिंटैक्स में हमारे पास 2 टाइप के सिंटैक्स होता है, कॉमिक्स का दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स का। कमीशन कम होता है, ये बेसिकली एक्चुअल जेंडर रिप्रेजेंट करता है प्रेडिकेट्स को, और प्रेडिकेट्स के साथ ही रिप्रेजेंट करता है टर्म्स को। उसके लिए जो टर्म्स होती हैं, टर्म फॉर्म करेंगे, इनको मोस्टली पैरेंथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बगैर रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे बात करता हूँ प्रेडिकेट किसको कहते हैं। प्रेडिकेट बेसिकली कहते हैं किसी को प्रेडिकेट आर्टिकल को प्रेडिकेट किसी प्रेडिकेट प्रेडिकेट का नाम है। जैसे कि नीचे एग्जांपल है रविया ब्रदर, इसके ब्रदर्स हमारे पास का प्रेडिकेट पूरे वर्ग को प्रेजेंट कर फॉर्म कर रहा है। साथ में अपने डिस्कस करके इसको टर्म वन और टर्म टू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक के अंदर। तो यहाँ पे रेगुलर रख देता हूँ टर्म का, तो साइंटिफिक के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्सन टर्म। कॉम्प्लेक्सन टर्म बेसिकली डेटा का स्ट्रक्चर डिटेल्स में इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज के साथ। इसके अंदर हमारे पास है लास्ट स्लाइड में था, इसमें हमारे पास होता है स्ट्रक्चर प्रेडिकेट। तो और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक्टिविटी से, इन दोनों को स्ट्रक्चर प्रेडिकेट को डिफाइन करते हैं। जिसमें हमारे पास आ जाता है निगेशन एंड मोड, और बाद में इम्प्लाई को डबल इम्प्लाई करते हैं। तो फिर तक बेसिक का मेन पार्ट रिफ्लेक्शन टाइप का प्रेडिकेट वही हमारे बीच में जब होते हैं टच कर जाता है। इनको एग्जांपल में जैसे देखते हैं एक्स एंड इंटीजर। एक्स हमारे पास इंटीजर है, अगर यहाँ पे एक्स ना होता तो इंटीजर क्या था हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, एक्स मेन फंक्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिस्टम। तो उसके बाद प्रेडिकेट हो जाएगा इंटीजर को फॉर्म करा फिर फंक्शन को फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज गुलजर जमीन। आज का टॉपिक है इंटरफेस रूल्स ऑफ और क्वांटिफायर। इसमें क्या होता है, इसमें क्वांटिफायर्स आर द वर्ड्स रेफर्स टू क्वांटिफायर्स सच दैट इसमें सम, फ्यूज, मैनी, नॉन इंडिकेट्स होते हैं जो हमारे क्वांटिटी को स्टेटमेंट के लिए ट्रू करते हैं कि ट्रू हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। और इसको हम 2 टाइप्स, क्वांटिफायर की 2 टाइप्स होती हैं, यूनिवर्सल एंड इंस्टेंशिएशन। यूनिवर्सल में क्या होता है, द फ्रेज फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको हम यूनिवर्सल को हम फॉर ऑल के सिंबल से डिनोट करते हैं। फॉर ऑल एक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर ऑल एक्स है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर ऑल एक्स लिखेंगे। इसको हम फॉर ऑल एक्स लिखते हैं, फॉर एवरी एक्स भी लिख सकते हैं और फॉर ईच एक्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, फर्स्ट रूल है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जनरलाइजेशन में क्या होता है, दिस रूल स्टेट दैट एक्सिस्टेंशिएशन। इसमें हम ई एक्स और पी एक्स को से लिखते हैं और इसमें ट्रू स्टेटमेंट होती है, पार्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट इज ट्रू। और इसको हम
एलिमेंट डोमेन से भी लिखते हैं, जो डोमेन लिखते हैं P ब्रैकेट में C इज ट्रू, तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। उसके बाद क्या आता है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। उसमें क्या होता है अगर कोई एलिमेंट, इसमें क्या होता है इसको हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसमें हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो सेंटेंसेस अब एग्जिस्ट करेगा तो हम रिप्लेस करवा सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है इफ एवरी पर्सन लाइक आइसक्रीम, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इक्वल ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, फिर फॉर ऑल एक्स पी एक्स लिखेंगे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum, my name is Aska Arif and my topic is types of inference rules. इसके इन्फेरेंस के बहुत से रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल हमारे पास आ जाता है, उसका नाम है मोडेस्ट पोनेंस। इसमें क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है इन्फेरेंस का, और इसमें होता है कि भाई अगर P ट्रू है तो P बाय Q भी ट्रू होगा, और अगर उसकी कंक्लूजन जो है जो कि Q होगी वो भी ट्रू होनी चाहिए। इसको हम किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, P बाय Q, P ओवर Q। इसकी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि इफ आई एम स्लीपी देन आई गो टू बेड, P बाय Q। इसमें देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स बन रही है, जिसमें से एक स्टेटमेंट है आई एम स्लीपी और आई गो टू बेड इसकी कंक्लूजन है, ठीक है। तो इसमें P बाय Q भी ट्रू है, P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो ये हो गया। इन्फ्लुएंस का दूसरा रूल हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलस टॉलरेंस। द मॉड्यूलस टॉलरेंस रूल स्टेट दैट इफ P by Q is true and not Q is true then not P will also true। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी नोटेशन है P by Q, not Q and not P। इसकी अगर हमारे पास एक एग्जांपल देख लेते हैं, if I am sleepy then I go to bed, ठीक है। एक हमारे पास ये स्टेटमेंट हो गई है, और अगर नॉट क्यू में करना है तो जाहिर है फिर हम इसे नेगेशन नेगेटिव में करेंगे, तो आई डू नॉट गो टू द बेड। और फिर हमारे पास P जाहिर है वो भी नॉट में हमने करनी है, तो आई एम नॉट स्लीप। तो ये तीनों एक ट्रू हमारे पास स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। तो इसमें ये हमारे पास नोटेशन के हिसाब से हमने इसको स्टेटमेंट्स को देखना होता है। अगला हमारे पास है हाइपोथेटिकल साइलोगिज्म। ये रूल स्टेट करता है कि अगर P और R ट्रू है तो P और Q भी ट्रू होगा और Q और R भी ट्रू होगा। और इसकी भी हमारे पास एक एग्जांपल है कि इफ यू हैव माय होम की देन यू कैन अनलॉक माय होम। और स्टेटमेंट 2 है इफ यू कैन अनलॉक माय होम देन यू कैन टेक माय मनी, ठीक है ना। दो तरह की हमारे पास इसमें समझ ले एक स्टेटमेंट्स बनती है जिनका आपस में एक रिलेशन नजर आ रहा है हमें, और इसकी कंक्लूजन क्या निकल के आएगी कि इफ यू हैव माय होम की देन यू कैन टेक माय मनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसजंक्टिव साइलोगिज्म। ये भी एक इन्फेरेंस रूल है जिसमें होता है कि अगर P और Q ट्रू है तो नॉट P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी नोटेशन है P और Q नेगेशन P ओवर Q। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एडिशन। एडिशन रूल में क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा कॉमन रूल है इन्फेरेंस का, और इसमें P और Q भी ट्रू होना चाहिए और P भी ट्रू होना चाहिए। लास्ट हमारे पास आता है सिंप्लीफिकेशन और रिजोल्यूशन। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि इसमें P एंड Q, इसमें मतलब डिफरेंट नोटेशंस हमारे पास उस हिसाब से आ जाती हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो P एंड Q ट्रू होना चाहिए और Q और P भी ट्रू होना चाहिए, और इसकी नोटेशन हमारे पास यहाँ पे है P एंड Q ओवर Q या फिर P एंड Q ओवर P। और लास्ट हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाता है। रेजोल्यूशन रूल क्या है, ये स्टेट करता है कि इसमें P और Q और नेगेटिव P एंड R भी ट्रू होना चाहिए और Q और R भी ट्रू होना चाहिए। और इसको हम कैसे नोटेट करते हैं, Q और R नेगेटिव P एंड R ओवर Q और R। थैंक्स।